ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करके ग्राफ्स और फंक्शंस के एक्सप्लेनेशंस को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह पास पेपर्स के सवालात जो एलएमएस पर अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसको भी अपलोड करके फिर आप वहाँ से जो है सवालात अटेम्प्ट भी करेंगे और एलएमएस से सवालात देखेंगे भी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद कुछ सवालात करके भी लाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ्स ऑफ फंक्शन जो है इसके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी ज़्यादा है कि इसके अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो एक सवाल ज़रूर ब ज़रूर बनता है और बहुत ही बड़ा सवाल होता है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस की काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें इस्तेमाल नज़र आता है, मतलब मैथ्स के पेपर के अंदर। और अगर हम इसको सही से नहीं समझते तो हम फुल मार्क्स लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ पार्ट जो हैं वो तो आसानी होते हैं, लेकिन पूरा सवाल सही से अटेम्प्ट कर पाना उसके लिए हमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ सीखा था। मैं जल्दी से स्किम थ्रू भी करूँ हमने क्या क्या सीखा था। तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई आपके पास जो एक्स की पावर है वो -2, -1, 0, 1, 2 या 3 हो सकती है, जो कि आपके कैम्ब्रिज सिलेबस ने स्पेसिफाई किया हुआ है, सिलेबस के मुताबिक है। तो -2, -1 अगर पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। इस पर हमने काफ़ी तवील डिस्कशंस की थी, किस तरह का शेप होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूटी में नहीं होता, दो हिस्सों में होता है। नॉर्मली लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, एक हिस्से में ग्राफ बनता है, कंटिन्यूस बनता है। बट यहाँ पर ग्राफ कंटिन्यूस नहीं बनता, दो हिस्सों में बनता है। और किस हिस्से में बनता है तो मैंने कहा था भाई पहले क्वाड्रेंट हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इन चार में से इन चार में से नहीं बल्कि पहले और चौथे में से कोई एक लेते हैं और दूसरे और चौथे तीसरे में से कोई एक लेते हैं। तो कई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जो कि मैंने आपके सामने रखी थी। मैंने कहा पावर अगर जीरो है तो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, पावर अगर वन है तो इट इज़ अ लीनियर लाइन जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। पावर टू अगर है तो क्वाड्रेटिक और पावर थ्री अगर है तो क्यूबिक। इसके अलावा एक और फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने जा रहा था वो था क्वाड्रेटिक फंक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे और मैं आप लोग को इल्म में भी बरकत अता फरमाए कि हम मैं आपको सही तरीके से हर बात बता सकूं। तो हमने जो जो चीज़ें करी थी की कवर थी लास्ट टाइम, हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक कर्व जो है उसका मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट होता है। एंड इफ ए इज पॉजिटिव देन इट इज अ हैप्पी फेस कर्व। पॉजिटिविटी से हमने हैप्पी फेस को जहन में लाए थे। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ मिनिमम पॉइंट। इफ ए इज नेगेटिव, व्हाट इज ए? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो नेगेटिविटी से हम जहन में लाते हैं सैड फेस, और उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि क्वाड्रेटिक कर्व का जो पॉइंट है दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। फिर हमने कहा था इट इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ, लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है और टर्निंग पॉइंट से गुजरती है। जो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन भी होता है। जैसे यहाँ टर्निंग पॉइंट का एक्स 1 है तो लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन x = 1 है। फिर हमने कहा था कि टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर हमारे पास रूट्स मौजूद हैं, नहीं तो रूट्स हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करके, बट हर क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स होते नहीं, ये भी एक बात है। तो हमें जो है वो जहन में ये रखना है कि अगर रूट्स हैं और हमें पता है तो हम रूट्स का एवरेज ले लेंगे। टर्न एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों रूट्स का एवरेज ले लेंगे, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों x को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सही है, तो इससे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, और अगर हमारे पास जो है वो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट निकाल के इक्वेशन ऑफ द कर्व में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, फिर हमने एक तो ये बात सीखी थी। फिर हमने ये भी सीखा था कि बाज़ औक़ात कर्व अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस होता है तो कभी उसके रूट्स होते ही नहीं। जब उसके रूट्स ना हो तो फिर क्या किया जाए? जब उसके रूट्स ना हो तो फिर क्या किया जाए? तो रूट्स ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो रूट्स अगर हैं तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। और अगर रूट्स ना भी निकालना चाहें तो उसके बगैर भी हमारे पास फॉर्मूला ये है x = -b/2a। अच्छा, अगर ये नॉर्मल फॉर्म है तो फॉर्मूला लगेगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -b/2a। और दूसरा मेथड बताया था कि आप कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। अच्छा, चाहे कर्व के रूट्स हों या ना हो, हम ये दोनों मेथड्स हमेशा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कर्व के रूट्स होंगे तो हम पहले इक्वेशन को इक्वल टू जीरो रख के रूट्स निकाल लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से या मिल्टन ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से। फिर हम दोनों रूट्स का एवरेज ले लें, उससे भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, बट दैट इज ऑलवेज अ बिग लेंदी अप्रोच टू फॉलो। अगर रूट्स किसी पिछले पार्ट में निकाले हुए उसके बाद टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांगता है तो अलग बात है। बट अगर हमसे रूट्स मांगे ही नहीं गए और हम डायरेक्ट टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए ही रूट्स की मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो फिर रूट्स निकालना बजाते खुद एक लंबा काम है, वो एक एफर्ट लग जाती है उसमें।
तो इसीलिए बेहतर अप्रोचेस ये थी कि आप टर्निंग पॉइंट का एक्स निकालने के लिए नेगेटिव बी अपॉन टू ए का फॉर्मूला यूज करें, और उससे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और इक्वेशन ऑफ द कर्व में डाल के वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें। या फिर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म का ये वाला वर्जन याद रख लें, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, और जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसको इससे इक्वेट करें। इक्वेट करके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें तो आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी, जिससे कि आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म मुकम्मल हो जाएगी, और उससे आपका मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये हमने सीखा था, और मैंने कहा था यूनिट 2C में इसकी बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन भी हुई है। कुछ लोग भूल जो चुके हैं या कुछ लोग जो नए हैं वो उसको विजिट कर सकते हैं। हमने ये एग्जाम्पल भी देख लिया था। अच्छा, अब एक एक और चीज मैं समझाना चाह रहा था कि कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जिसके अंदर हमें बाज़ औक़ात इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना पड़ता है, और इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के बाद फिर हम टर्निंग पॉइंट का वाई निकाल सकते हैं। मिसाल है, अगर मुझे टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 दे दिया गया, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 जब तक मुझे वाई नहीं दे सकता जब तक कि इक्वेशन ऑफ द कर्व ना हो। टर्निंग पॉइंट का एक्स पता है और इक्वेशन ऑफ द कर्व पता है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करके निकाल लूंगा वाई कोऑर्डिनेट। बट अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व भी नहीं है तो फिर क्या करूं? क्योंकि आप देखें ना, मेथड नंबर 1 के मुताबिक भी अगर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए किया तो टर्निंग पॉइंट का एक्स आया। इसके लिए मुझे अपना इक्वेशन होना जरूरी था, इक्वेशन ऑफ द कर्व। और अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से भी निकाल रहा हूं तो पहले मुझे इस फॉर्म से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म होगी तो कन्वर्जन होगी ना। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व के बगैर तो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल ही नहीं सकते। अच्छा, अभी एक हमारा पास पेपर में मेरे जहन में सवाल है ओ लेवल्स का, 2020 जून में आया था आई गेस, पेपर 2 में। तो उसमें ये था कि उसमें उसने रूट्स दिए हुए थे, और रूट्स की बेसिस पर उसने टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांगे थे। तो अब जैसे मिसाल है, इस सवाल को हम फॉलो करते हैं। अगर यहाँ हमारे पास रूट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरीके इसके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप आसान भाषा में समझाऊँ ना, तो एक तरीका होता है कि अगर आपको रूट्स पता है तो इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना आपके लिए आसान है। रूट्स अगर नहीं है तो फिर आपके पास थोड़ी और एफर्ट लगती है। अच्छा, रूट्स एक्स, अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए मिनिमम डाटा रिक्वायरमेंट क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने क्या सिखाया, जरा मुझे पार्टिसिपेट करके बताएं। इफ यू हैव बीन गिवन if we have been asked to find the equation of a straight line, what is the minimum data requirement? What do we actually need? जरा पार्टिसिपेशन करके मुझे चैट पे बताएं। I just wanted to know if everyone is aware or not. If that is already told to you, right? That was told to you in coordinate geometry. If we have been asked to find the equation of a straight line, then what is the minimum data requirement? Minimum हमारे पास डाटा में क्या होना चाहिए? देखिए, पार्टिसिपेशन की कमी इस बात, बिल्कुल सही। द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट भी सही है, ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट चाहिए, बट स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, मतलब जिससे ये भी निकल सकते हैं। ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स, वेरी गुड। इनसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? वेरी गुड जोया, 2 पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जबरदस्त। ये जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगर आपको लीनियर लाइन चाहिए, लीनियर, इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन, y equals to mx plus c फॉर्म वाली, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड? You need a minimum of 2 points, right? 2 points are required. तो अगर हमें कर्व की क्वाड्रेटिक कर्व का इक्वेशन निकालना होगा, अब लीनियर लाइन में दो अननोन्स होते हैं, एम और सी, तो 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्वाड्रेटिक कर्व में अगर मैं मिसाल है वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लेता हूँ, तो ए बी और सी तीन अननोन्स हैं, तो मुझे 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अभी मैं इसमें ये आपको सिखा देता हूँ कि अगर मिसाल है, जो एक सवाल मेरे जहन में है और आया हुआ भी है,
कि अगर अगर मेरे पास वो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोई भी 3 पॉइंट दिए हो सकते हैं ना, बट अगर 3 पॉइंट्स मेरे पास जो है वो उनमें से दो एक्स इंटरसेप्ट है और एक वाई इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसे निकालना है ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये सवाल नजर से गुजरा हुआ है, इसके अलावा नजर में नहीं गुजरा हुआ, क्योंकि ओ लेवल आईजीसीएसई के अंदर इससे ज्यादा टेक्निकलिटी देखी नहीं मैंने, तो बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं करूंगा इस बात को। अगर तो क्वाड्रेटिक कर्व के इक्वेशन मांगी जाए, या आप समझ लें कि अगर आपको टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मांगे जाए तो भी आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व ढूंढनी पड़ेगी ना। तो क्वाड्रेटिक कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे मिनिमम। अगर वो 3 पॉइंट्स जो है वो दो एक्स इंटरसेप्ट हो जाते हैं, जिसको हम रूट्स भी कहते हैं, तो रूट्स आर गिवन का मतलब ये है कि हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। और वाई इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो मुझे एक और पॉइंट पता चल गया, तो मैंने ये कहा कि रूट्स गिवन है जिसका मतलब है 2 पॉइंट्स गिवन है, और अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है या वाई इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ अप्लाई करके आप देखो बताता हूँ। अच्छा, ये चीज आपने पहले भी आपकी स्किल बेस का पार्ट होनी चाहिए कि अगर हमारे पास रूट्स हो तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इक्वेशन हो तो रूट्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास x² - 4x + 3 = 0 एक इक्वेशन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके या फैक्टराइज करके हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। एक रूट होगा x = 1 और एक रूट होगा x = 3। तो इफ वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we can find the two roots by minimum breaking, that is factorization or use of quadratic formula, or using completing the square। करते हैं ना ऐसा, ये तो हम जानते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए हो तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट इक्वेशन इक्वल टू जीरो वाला निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं निकाल सकते, जिसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या होता है, y = समथिंग, वो इक्वेशन ऑफ द कर्व कहलाता है, y = और फिर x की टर्म्स में एक्सप्रेशन। तो अगर तो मुझे रूट्स दिए हुए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए, दो रूट्स दिए हुए, तो फिर मैं इक्वेशन निकालूंगा, बट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो सॉल्वेबल इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं कहलाती। उसका तरीका क्या है कि x = 1 से हमने फैक्टर बनाया, x - 1 = 0, x = 3 से भी हमने फैक्टर बनाया, x - 3 = 0। तो ये आ गया x - 1 = 0 और ये आ गया x - 3 = 0। अब पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर आपस में हमने मल्टीप्लाई किया और इक्वेट टू 0 कर दिया। दोनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो पहले क्या किया, दोनों रूट से दोनों फैक्टर्स बनाए, दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये एक सॉल्वेबल इक्वेशन है। दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व रिक्वायर्ड है तो नाउ आई नीड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। इसमें से 2 पॉइंट्स जो है वो अगर रूट्स दे दिए जाएं तो 2 पॉइंट्स तो वैसे ही पता चल गए। एक पॉइंट हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको रूट्स भी गिवन हो और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन हो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कई फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है y = ax² + bx + c। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो आप पहले के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा ए बी सी के टर्म्स में, दूसरा डालेंगे, दूसरा मिलेगा, तीसरा डालेंगे, तीसरा मिलेगा। तो तीन इक्वेशंस ए बी सी के टर्म्स में मिलेंगे, फिर आप तीनों में सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर दो दो के पेयर्स बना के इक्वेट करेंगे, क्योंकि तीन के साइमल्टेनियस सॉल्विंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। दो की साइमल्टेनियस सॉल्विंग है ना, कि दो अननोन्स हो और आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हो। लेकिन अगर तीन की हो जाएगी तो आप तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। तो इस फॉर्म से इक्वेशन निकालना कभी हमने देखा भी नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग है, मतलब दो इक्वेशन की सॉल्विंग है। अब ऐसे साइमल्टेनियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग नहीं है कि मतलब सॉरी, तीन अननोन्स वाली इक्वेशन की सॉल्विंग नहीं है, दो अननोन्स वाली इक्वेशन, मतलब y = 2x + 1, y = 5x - 3, और x और y की वैल्यूज चाहिए होती थी। लेकिन अब ऐसा जिसमें ए बी सी तीनों चाहिए ये हमने कभी देखा भी नहीं और कभी जरूरत पड़ी भी नहीं। तो ये टेक्निकल हो जाएगा अगर हमें रैंडमली तीन कोऑर्डिनेट्स दिए जाए। तो हमें, जो मैंने आपको कहा कि ओ लेवल में जो एक दफा मुझे नजर आया है सवाल, वो भी 2020 में, उससे पहले नहीं, हमारे टॉपिकल में भी नहीं होगा, ईयरली में हमें नजर आएगा। तो उसमें ये था कि उसने दो रूट्स गिवन थे, और दोनों जो रूट्स हैं वो यकीनन रूट्स का फायदा ये होता है कि उसमें y 0 होता है, क्योंकि -1, 0 और 3, 0। और साथ साथ उस सवाल में y इंटरसेप्ट गिवन था। तो मैंने यहाँ लिखा कि y इंटरसेप्ट के अलावा कोई और भी पॉइंट गिवन होता तो काम हो जाता, बट मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये
कि जनरल फॉर्म y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी इक्वेशन ऑफ द कर्व निकल सकता है, y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी से भी निकल सकता है। अब जो x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी से निकलेगा ना, तो उसमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले रखने पड़ेंगे, उसकी बेसिस पर फिर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट होंगे और फिर a की वैल्यू निकलेगी और फिर हमारे पास इक्वेशन निकलेगा। ये भी एक चीज मुमकिन होती है। तो इससे भी मुमकिन होता है, तो मैं आपको करके बताता हूँ, बट अभी ये बता रहा हूँ ऐसी फॉर्म जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग रही थी, जो फॉर्म, जो सवाल मैंने आपको कहा कि हमारा ओ लेवल्स के पेपर में जून 2020 में आया, वो क्या था, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी जो दो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू जीरो, इससे तो इक्वेशन मिलता है, लेकिन ये सॉल्वेबल इक्वेशन होता है, ये वो जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है जिसे एक्सप्रेशन भी कहते हैं वो नहीं है ये। लिहाजा जब हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना होता है तो हम इसकी फैक्टराइज फॉर्म भी ले सकते हैं। एक फॉर्म तो होती है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक होती है y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। दो तरीके तो ये हो गए, बट ये ज्यादा मुश्किल होते हैं जब हमें रूट्स भी गिवन होते हैं और y इंटरसेप्ट भी गिवन होता है, या रूट्स के अलावा कोई भी एक पॉइंट गिवन होता है। रूट्स अगर पता चल जाए तो फिर फैक्टराइज फॉर्म सबसे बेस्ट। अच्छा, अब कैसे यूज होती है देखें जरा। वाई ये फॉर्म भी ध्यान में बिठा लें, ये फॉर्म जो है ना उस पर्टिकुलर सवाल में बहुत आसानी से लग रही थी, जो एक ही सवाल वाहिद मेरी नजर से गुजरा हुआ। तो y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फैक्टराइज फॉर्म है। y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फैक्टराइज फॉर्म है आपकी। इस फॉर्म को इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे आएगा, ये आपका रूट्स एक्स इंटरसेप्ट से आएगा, इसके थ्रू आएगा। कैसे भाई, एक्स इक्वल्स टू -1 आपका रूट दिया हुआ है, तो इससे फैक्टर आ जाएगा x+1, और x इक्वल टू 3 रूट दिया हुआ है, इससे फैक्टर आ जाएगा x-3। अब दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साथ a भी मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल टू a ब्रैकेट x+1 x-3। अब मैंने क्यों आपको कहा था कि रूट्स के अलावा तीसरा पॉइंट भी चाहिए होता है, कोई पॉइंट गिवन हो या y इंटरसेप्ट गिवन हो, इसीलिए कि a निकल सके। तो अब a निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते थे, बट जो सवाल मुझे जहन में है उसके अंदर भी y इंटरसेप्ट गिवन था। तो 0, -3 अगर ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे, y की जगह -3 डालेंगे आप, और x की जगह आप 0 डालेंगे। तो देखिए मैंने डाला -3 इक्वल्स टू a 0+1 0 -3, तो 1 इंटू -3 -3 हो गया, और -3 अपॉन -3 1 हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो ये इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू a ब्रैकेट x+1 x-3 एक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री। तो ये तो रूट्स की बेसिस पर ही हो गए थे। ए की वैल्यू आपकी वाई इंटरसेप्ट की बेसिस पर निकल गई। वाई इंटरसेप्ट ना भी होता, कोई और पॉइंट भी होता जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होते, तो भी ये ए निकल जाता। तो 0, -3 जो है, ये डाल के हमने जब ए निकाला और ए को वापस पुट बैक किया, तो ए की जगह 1 है, ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ द कर्व लॉक हुआ है, दैट इज y इक्वल टू x+1 x-3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट वी नीडेड। ये वही अच्छा, जब इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया। अच्छा, उस सवाल में क्योंकि रूट्स दिए हुए थे तो टर्निंग पॉइंट के इक्वेशन ऑफ द कर्व मांगा नहीं था, उसने टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांगे थे। उसने लिखा था इट इज p, q। तो जो दो रूट्स दिए हुए थे उनका जब मैंने एवरेज लिया, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 से 1 आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया था, अब एक्स कोऑर्डिनेट डालूं किसमें कि वाई कोऑर्डिनेट आए, तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालना था। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व इस तरह निकालें और फिर उसमें डालें, जैसे मिसालें यहाँ डाल देते हैं, एक्स की जगह 1, यहाँ भी 1 डालें, यहाँ भी 1 डालें। 1 + 1 2 हो गया, और 1 -3 -2 हो गया, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया। तो देखिए क्या -4 है, जी हाँ, टर्निंग पॉइंट का वाई यहाँ पर -4 है। तो अगर दो एक्स इंटरसेप्ट मौजूद हैं तो उनका एवरेज निकाल के टर्निंग पॉइंट का एक्स निकल सकता है। उस सवाल में करना भी यही था। दो दो रूट्स दिए हुए थे और दोनों का रूट्स का एवरेज निकाल के टर्निंग पॉइंट का एक्स निकालना था। टर्निंग पॉइंट का एक्स उससे निकल गया। अब टर्निंग पॉइंट का वाई कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए थी। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व की तीन फॉर्म्स यूज हो सकती थी, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिससे इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना बहुत मुश्किल। उसके अलावा y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, उससे भी इक्वेशन ऑफ द कर्व निकल सकती थी। कैसे निकल सकती थी, मैं आपके सामने रखता हूँ बात। मिसाल है, अगर मैं यहाँ इसको यूज करता हूँ, हम देखें y इक्वल्स टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, सवाल पैदा होता है क्या हमें टर्निंग पॉइंट्स आ चुके हैं, टर्निंग पॉइंट्स ही तो नहीं आए।
टर्निंग पॉइंट का एक्स ही पता होगा खाली, 1। तो आपको पता है टर्निंग पॉइंट का एक्स अगर 1 है तो बी की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था टर्निंग पॉइंट का एक्स निकालने के लिए एक्स प्लस बी को इक्वेट टू 0 करते हैं। तो अगर यहाँ प्लस होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आ जाता है, माइनस होता है तो प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि रूट आपका टर्निंग पॉइंट का एक्स 1 है, लिहाजा हो जाएगा ए ब्रैकेट x-1 होल स्क्वायर प्लस सी। तो बी की वैल्यू तो आपके टर्निंग पॉइंट की एक्स की बेसिस पर आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है आपके पास ए और सी कैसे आए। तो फिर आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिए हुए ना -1, 3, 0, इनको डाल के आपके पास कोई एक कांस्टेंट आ सकता है। जैसे मैं मिसाल है 3, 0 डालता हूँ। अच्छा मेरा वाई इंटरसेप्ट भी है, उससे भी कुछ आ सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ। अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट मिसाल है पुट इन करता हूँ 3, 0, ये हो जाएगा 0 = a। 3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस सी। यहाँ से आ जाएगा c = -4। इसी तरह अगर मैं कोई एक और इक्वेशन निकालना चाहूँ, तो इसको मैं क्या किया जाए, इसको सोल्यूशन है इसको। चलिए अब मैं यहाँ से थोड़ी जगह बना रहा था, सही है। तब देखिएगा क्या कह रहा हूँ, ये मैंने अगर यहाँ लाइन बनाई। अच्छा जी, c = -4 है, मेरा एक इक्वेशन आ गया। तो ये एक इक्वेशन आ गया ये। फिर अगर आप देखो 3, 0 के अलावा मैं एक कोऑर्डिनेट डालता हूँ, -1, 0 डालता हूँ। एक एक्स इंटरसेप्ट डाला, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट डालता हूँ। यहाँ से मेरा इक्वेशन आ जाएगा y = a ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, y की जगह डालूंगा 0, a की जगह a रहेगा, और -1। अच्छा सेम इक्वेशन बनेगा, -1, -1, -2, -2 स्क्वायर 4a प्लस सी। सेम सेम इक्वेशन बनेगा। तो दो एक्स इंटरसेप्ट डाल के ना सेम इक्वेशन बनेगा। तो अगेन वही बात है कि सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट से काम नहीं चलता, वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। तो अगर मैंने एक इक्वेशन, अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द कर्व ढूंढ रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट का एक्स डाल दिया है, तो अब टर्निंग पॉइंट का वाई ढूंढने के लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए ना, उसके लिए ए और सी की वैल्यूज चाहिए। तो ए और सी की वैल्यूज के लिए अगर मैंने एक रूट यूज कर लिया है, तो अब दूसरा रूट यूज करके भी सेम ही इक्वेशन बनेगा। तो इसका मतलब मुझे वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। मैं ये सोच ही रहा था, मैंने कहा लेकिन करके देखता हूँ। अब मैं 0, -3 डाल के इक्वेशन बनाऊंगा। तो अगेन वाई की जगह -3 आ जाएगा, और ए 0, -1 होल स्क्वायर, x-1 होल स्क्वायर था, 0, -1 होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस सी। अच्छा ये -3 = a प्लस सी आ गया। यहाँ से अगर मैं a प्लस सी की जगह में अगर -4a रख दूं, क्योंकि मुझे पता है c -4a के बराबर है, c की जगह मैं -4a रख दूं, तो ये -3 आ गया। यहाँ से -3 a = -3 a = 1 आ गया। -3 a = -1 आ गया। a1 जब मैं वापस डालूंगा और कोई एक पॉइंट भी डाल दूंगा, जैसे ऐसे नहीं a1 डालूंगा सी डायरेक्ट आ जाएगा। a1 यहाँ डालें तो -4 × 1 -4, c -4 आ गया। अब ए और सी दोनों आने के बाद ना इक्वेशन कर्व ब्लॉक हो गया। y = a की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x-1 होल स्क्वायर, और c की जगह रख दे -4। अब ये आपके पास इक्वेशन कर्व ब्लॉक हो गया। अच्छा अब ये इक्वेशन कर्व ब्लॉक भी हुआ और टर्निंग पॉइंट का y भी आपको फौरन पता चल गया यहाँ से। ये तो फॉर्म इतनी मजे की है ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कि इसमें तो टर्निंग पॉइंट का y डायरेक्ट पता चल जाता है। तो टर्निंग पॉइंट का x निकालने के लिए ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट टू 0 करते हैं, x1 आएगा वो तो पहले से पता था। टर्निंग पॉइंट का y -4 है,
तो करते ये थे कि मैंने आपको बताया कि टर्निंग पॉइंट का एक्स जब आ जाए तो उसको इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालते हैं तो टर्निंग पॉइंट का वाई आता है। तो अब ये है ही ऐसी फॉर्म कि इसमें डायरेक्ट देखकर भी पता चल रहा है। बट अगर आप एक्स वन को सब्स्टिट्यूट करके भी देखो तो 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 और -4 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, -4। तो उस सवाल में टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो एवरेज लेकर निकल गया था। टर्निंग पॉइंट का वाई निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी हो सकता है, बट वो तो बहुत ही लंबा रास्ता है, इसको अडॉप्ट ना करें। एक रास्ता जो मैंने आपको बताया वो ये कि अगर दो रूट्स हैं तो फिर तो आपके पास ये फैक्टराइज फॉर्म इक्वेशन की बेस्ट है। और अगर फिर भी आप उस दो रूट्स की मौजूदगी में भी अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालें तो ये भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ मेथड्स लॉक कर रहा हूँ कि ये समझ लें मुख्तलिफ मेथड्स हो गए ना आपके पास। ये आपका समझ लें एक मेथड नंबर 1 हो गया। मैंने मेथड 2, वैसे इसको मैंने मेथड 2 कहा ना, मैंने कहा ऐसे फॉर्म में आप मेथड नंबर 1 ये यूज कर लें, ये ज्यादा जल्दी काम कर देगा। मेथड 1 कैसे हुआ भाई? रूट जो गिवन थे उससे आपने फैक्टर्स फॉर्म यूज की, तो आपने दो रूट से आपने दो फैक्टर्स बना लिए, तो एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाली चीज मुकम्मल हो गई। ए निकालने के लिए आपने वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। फिर पुट बैक किया तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया। तो ये मैंने यहाँ बना लिया ना, ये मैं यहाँ बना ले। तो ये मेथड नंबर 1 पूरा का पूरा है। हाँ, ये पूरा मैंने इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाला, सही है, जबरदस्त है। में हमने अभी सीक्वेंस में आ गया। सही जनाब। अब देखेंगे, पहले आपका जो है, सबसे पहले आपने ये फैक्टर्स फॉर्म लिखी, रूट्स के बेसिस पर आपने फैक्टर्स लिखे। 0, -3 डाल के आपका ए निकला, ए वापस पुट बैक करके इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया। ये मेथड 1 के थ्रू हो सकता था, ये मेथड 2 के थ्रू हो सकता था। आप समझ लें आपके पास क्या गिवन है। आपके पास -1 0 और 3 0 दो रूट्स है, और 0, -3 है, बस ये 3 पॉइंट्स गिवन है। तो कर्व बना हुआ है, उसमें आपके पास बस ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ये वाला और ये वाला। और आपको कह रहा है टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं P, Q। जो सवाल था एग्जैक्टली यही था। तो P निकालने के लिए आपने -1 + 3/2 किया, आपके पास P आ गई। लेकिन Q निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन ऑफ द कर्व ढूंढनी पड़ी। इसके लिए आपके पास मेथड नंबर 1 भी आपको बता दिया, मेथड 2 भी बता दी। ये वो सवाल जो एक दफा आया था उसकी मैंने समरी आपके सामने रख दी। दोनों मेथड से आपको बताया। मुझे बताएं किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। लेकिन आप देखें, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, कर्व के लिए 3 पॉइंट दरकार थे, तो कर्व की इक्वेशन आई। और ये जो ये वाली फॉर्म है वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से भी निकल सकता था, बट फिर वो बहुत लंबा हो जाता। तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये दो मेथड्स को फॉलो करते हुए इक्वेशन कर्व निकालने में ज़्यादा फायदा होगा। फ्यूचर में कभी इस तरह का सवाल आएगा तो ये एक्सप्लेनेशन की बेसिस पर आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसका आप अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने नोट्स भेजे थे उसमें ये मेथड 2 नहीं लिखा हुआ था। मैंने अभी मेथड 2 भी लिख दिया आपके सामने। सही है। ये मैंने ज़्यादा भूला है, मुझे तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू की है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर हो जाए तो एक्नॉलेज कर दें ताकि आगे बढ़ जाए हम।
सब एक्नॉलेजमेंट करते हैं, सबने नहीं किए बेटा, जल्दी से ताकि आगे बढ़ जाए। सब क्यों नहीं लिखते? क्लियर लिखने में कितना टाइम लगता है? कुछ पूछना है तो पूछें, क्लियर नहीं है तो पूछ लें, अगर नहीं पूछना तो क्लियर लिख दें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देखा, काफ़ी इसकी चीज़ों को समझा, टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को देखा, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना भी सीख लिया, सही है। अच्छा अब मैं थोड़े से आगे की तरफ आता हूँ, कुछ बताने के लिए कुछ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। अब एक चीज़ आती है हमारी, बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन टू योर ग्राफ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है एलजेब्रिक मेथड, जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे एक्स और वाई निकालने के लिए बगैर ग्राफ पेपर के। वो भी एल्जेब्रिक मेथड होता है टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें एलिमिनेशन मेथड भी आता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है, जो कि हमने यूनिट 2 में सीखा था। उसके अलावा जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, या फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते हैं, वो भी एल्जेब्रिक मेथड्स हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ्स और फंक्शंस के अंदर हमें समझने की जरूरत है ग्राफिकल मेथड कैसे यूज होता है, क्योंकि कभी कभार इक्वेशन दिया हुआ होता है, कहता है बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन टू अ ग्राफ, या यूज अ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फिर हमें ये समझना पड़ता है कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको बहुत ही जरूरी है समझना। तो बहुत तवज्जो दीजिएगा इंशाल्लाह, और इसको समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। एक बात आप समझ लें, कोई भी इक्वेशन आ जाए, उसका कर्व बनाना हो, मुश्किल होता ही नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो टेबल बना के देता है, एक्स की वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। अब एक्स की वैल्यू इक्वल द कर्व पे, बल्कि एक्स की वैल्यूज के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वाई की आधे से ज्यादा वैल्यूज दी होती है। कुछ इक्का दुक्का दो एक दो वैल्यूज निकालनी होती हैं और फिर कर्व बनाना होता है। तो वो वैल्यूज निकालने के लिए वो ये चेक करते हैं कि बच्चे को वो वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वाई की कोऑर्डिनेट्स निकालना आता है या नहीं आता। मिसाल है, अगर एक्स की वैल्यू डालने पर वाई की वैल्यू निकालना आपको आता है, एक्स की वैल्यू डालकर वाई की वैल्यू निकालना अगर आपको आता है, तो इसका ये मतलब होगा कि जो है आप कर्व चलाना अगर आता है, या मैनुअली भी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास वो पॉइंट्स मुकम्मल हो जाएंगे, एक दो नंबर फ्री के मिलेंगे, फिर आप उसको पॉइंट को प्लॉट करके कर्व बना लेंगे। तो याद रखें, कोई भी कर्व बनाने के लिए सिंपल सा फिनोमिना है। अगर उसने एक्स की वैल्यूज नहीं भी दी हुई तो एक्स की वैल्यूज खुद से डिसाइड कर लें। जैसे लाइन के लिए हम -101 ले लेते हैं, या कोई और एक्स की वैल्यूज 3 ले लेते हैं, 2 से भी काम हो जाता है। कर्व वगैरह बनाने के लिए हम 5-6 वैल्यूज ले लें, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, और इक्वेशन ऑफ द कर्व में हम डालेंगे, वाई की वैल्यूज आएंगी हमारे पास, हम पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो कर्व बन जाएगा। यूजुअली वो खुद से एक्सपेक्ट हमसे नहीं करता, बट अगर कभी जैसे आईजीसीएसई में सवाल आते हैं जिसमें क्यूबिक कर्व बनाना हो, तो क्यूबिक कर्व बनाने के लिए तरीकेकार ये होता है कि अब जैसे क्यूबिक कर्व जो है उसको बनाने के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए अगर क्यूबिक कर्व की इक्वेशन निकालनी है तो। और अगर इक्वेशन इक्वेशन निकालने तो नहीं होती, इक्वेशन दी हुई होती है, तो इक्वेशन अगर दी हुई और क्यूबिक कर्व आपको स्केच करना, तो इसका भी एक तरीकेकार होता है कि आप जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके लिए मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, मेरे पास क्यूबिक कर्व की इक्वेशन का ना एक कर्व स्केचिंग का एक लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, तो वो आईजीसीएसई में स्पेसिफिकली क्यूबिक की स्केचिंग, क्यूबिक कर्व की स्केचिंग आती है, तो मेरे जहन में रहेगा तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, हाउ टू स्केच अ क्यूबिक कर्व। तो वो एडिशनल मैथमेटिक्स ओ लेवल्स के अंदर भी है, आईजीसीएसई का भी एडिशनल मैथमेटिक्स सेम ही है। तो एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर जो एक चीज़ है ना, वो ओ लेवल्स आईजीसीएसई मैथ्स के अंदर भी है, क्यूबिक की स्केचिंग। ओ लेवल्स में कभी सवाल नहीं देखा हमने, आईजीसीएसई में उसका सवाल आता है। तो वो उसका मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा आप लोग, ताकि आप लोग उसको देख सकें। अच्छा अब मैं बता ये रहा था कि अगर आपके सामने ग्राफिकल सोल्यूशन है, तो इसमें कहा है बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन टू ग्राफ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नजर आ रहा है एक इक्वेशन, अब आपके जहन में क्या आता है? एल्जेब्रिक मेथड। आपने कहा यार क्या मसला है, -x को वहां शिफ्ट करो, 6 को वहां शिफ्ट करो, ये हो जाएगा x² + x, x² + x +4 - 6 हो जाएगा -2 = c। आपने कहा ये इक्वेशन बन गया। अब या तो मैं इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन से इसको कर सकता हूँ, या मैं कंप्लीट द स्क्वायर से यूज कर सकता हूँ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा सकता हूँ, या फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये 3 मेथड आपके जहन में आते हैं और आप सॉल्व कर लेते।
बट ये तीनों मेथड जो आपके जहन में आते हैं ये एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं। कौन से होते? एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स नहीं होते। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पे ही, ग्राफ एग्जिस्टिंग ग्राफ को यूज करते हुए ही एडिशनली कोई एक लाइन बनानी है जिसके थ्रू आप एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो। अच्छा याद रखो, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब पता है क्या होता है? सॉल्व द इक्वेशन मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। सॉल्व करने का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढनी है आपने। इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें। सॉल्व करने का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। सही है? तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। When you have to solve an equation, you have to find the values of x. अच्छा, अब वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं भाई? जब अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे भी एक्स आता है, फैक्टराइजेशन से भी एक्स की वैल्यूज आती हैं, कम्प्लीमेंट स्क्वायर मेथड से भी एक्स की वैल्यूज आती हैं, तो ग्राफिकल मेथड से भी एक्स की ही वैल्यूज आती हैं। तो सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऐड करने से कैसे एक्स की वैल्यूज आएंगी? याद रखें, जब कोई लाइन बनेगी तो वो लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट करेगी, ये तो रैंडम ऐसी लाइन बनाइए, इस सवाल के हिसाब से नहीं बनाई, तो वो जहां जहां इंटरसेक्ट करेगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लें। जो एक्स कोऑर्डिनेट्स नोट करके एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो मेरे सोल्यूशन होंगे, वो मेरी वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वो वैल्यूज निकालनी। तो बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन टू योर ग्राफ का मतलब एक लाइन ग्राफ पे बनाएं, और लाइन ग्राफ पे बनाने के बाद जो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है कर्व के साथ वो ढूंढने, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, अब ये काम कैसे किया जाए तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है, सही है, हर दफा आता है। तो इस चीज को इस तरह से समझ लेते हैं कि जब भी आपके सामने एग्जिस्टिंग इक्वेशन ऑफ द कर्व ड्रॉ हुआ है, अच्छा होता है कि पहले पार्ट में वो हमसे ही कर्व ड्रॉ करवाता है, यहाँ तो मैंने बनाया हुआ दिया है, लेकिन अगर वो हमसे ही ड्रॉ करवाए कभी, तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यूज टेबल दिया हुआ होता है, आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो, कर्व बनता है। तो कर्व बनाना मुश्किल नहीं होता, कर्व तो हर कोई बना रहा होता है, आपने स्कूल में, कॉलेज, स्कूल वगैरह में प्रैक्टिस की होगी इस चीज की, कर्व तो बन जाता है। कर्व बनने के बाद जो कहते हैं ना बाय एडिंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन, ये कैसे होता है ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप हमेशा एक उसूल बनाएं कि इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, उसकी एक साइड पर हमेशा आपको ना कर्व की इक्वेशन नजर आनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 नजर आना चाहिए। अगर एक साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं है तो फिर कुछ ऐसा करें कि उस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाए। जैसे मिसाल है, उस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो फिर आप +1 करके एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनाएं। और याद रखें, इक्वेशन का उसूल ये होता है कि जब कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो एक साइड पर नहीं होता, दोनों साइड पर होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक साइड पर नजर आ रहा है, दूसरी साइड पर कुछ और नजर आ रहा है, तो आप +1 ऑन बोथ साइड्स करके एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले आए। जब एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाए तो दूसरी तरफ जो भी बचेगा ना, वो आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी। ये ऐसे समझाऊं मैं आपको कि अगर मिसाल है, मैंने लिखा भी कि अगर आपको सामने पहले तो मैंने ये लिखा है कि देखिए, अगर कभी आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व प्लॉट करना हो, कर्व बना हो, तो आपके पास आप वैल्यूज ले सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एक्स की वैल्यू -3 डालेंगे, डालें जरा, -3 का मतलब -3 स्क्वायर 9, 9 + 4 30, -2 डालेंगे 8 आ जाएगा, -1 डालेंगे 5 आ जाएगा, 0 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो -3, 13, -2, 8, -1, 5। अब इसमें -3, 13 यहाँ पर, अच्छा ये यूजुअली हमारा जो ग्राफ होता है ना उसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं, बट ये मैंने इंटरनेट से क्योंकि उठाया था समझाने के लिए, तो उसमें मकसद ये नहीं था, मकसद कॉन्सेप्ट समझाना था। तो ग्राफ यहाँ पर जो है वो 1, 2, 3, 4 ब्लॉक वाला होता है, लेकिन वैसे हमारे सीआई में 2, 3, 4 और 5 ब्लॉक वाला ग्राफ पेपर होता है। पता है आपको कि विद इन द ब्लॉक 25 होते हैं टोटल ना, 5 5 इधर, 5 इधर, 5 5 इधर, 25 होते हैं भारत। अभी -2 से -4 के दरमियान क्योंकि 4 ब्लॉक्स है, तो बीच में -3 आ जाएगा। -3 पे आप देखिए 13 प्लॉट करने का ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं ना। तो अभी इस सवाल के मुताबिक तो ये पॉइंट काम का नहीं। -2, 8 देखें तो -2, 8 देखें, ये पॉइंट प्लॉट हुआ है। -1, 5 देखें तो -1 यहाँ होगा, -1 पे 5 है, हाँ बिल्कुल है। 0 पे 4, हाँ भाई आपने प्लॉट किया। 1 पे देखें तो 1 पे 5, हाँ भाई प्लॉट हो गया। 2 पे 8 आ रहा है, हाँ भाई 2 पे 8 भी प्लॉट हो गया। अब देखिए कितने सारे पॉइंट्स प्लॉट होगा। अब ये पॉइंट्स अगर प्लॉट हो गए तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कर्व बन जाएगा, बस।
छोटा कर्व, यहाँ तक कर्व बनता आपका, ये वाला हिस्सा नहीं बनता अगर आपके पास इतनी वैल्यूज होती तो इस तरह से कर्व आपका बन जाता है। एक्स की वैल्यूज खुद से डिसाइड करते हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालते हैं, वाई की वैल्यूज आ जाती है। अब लेकिन यूजुअली जब हमें ग्राफ का सवाल दिया जाता है ना, तो एग्जामिनर हमें टेबल देता है, एक्स की वैल्यूज हमें देता है, एक्स की वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है, तो हमें करना नहीं पड़ता ये काम। फिर हमें एक्स की वैल्यूज की बेसिस पर जो वाई की वैल्यूज गिवन होती है उसको प्लॉट कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और अगर कोई वाई की वैल्यूज अननोन होती है तो एक्स की चंद वैल्यूज डाल के वो वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स मुकम्मल होने पे प्लॉट कर देते हैं और कर्व बन जाता है। तो कर्व बनाना मुश्किल नहीं होता। कर्व के बाद जो उसके बाद रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्चुअली, उसे समझो। देखिए मैंने मिसाल ये दी कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो क्या करते थे। एक इक्वेशन था y इक्वल्स टू 2x-3, एक इक्वेशन था y इक्वल्स टू x+5। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो 2x-3 विल बी इक्वेटेड टू x+5, ऐसा ही होता है ना। 2x-3 को मैं x+5 से इक्वेट करता हूँ ना, दिस इज व्हाट आई वी यूज टू डू, राइट। 2x-3 को मैं x+5 से इक्वेट करता हूँ, यही तो काम करना होता है। तो 2x-3 को जब मैं x+5 से इक्वेट करता हूँ, 2x-3 को जब x+5 से मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह की फॉर्म नजर आती है। अब हमें ये नजर आ रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड भी y होती है और राइट साइड भी y होती है। यही मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जो इक्वेशन इस वक्त इसने मुझे कहा है ना कि बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व का मतलब है वैल्यूज ऑफ x निकाल ली और सुटेबल स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। तो पहले तो ये समझे वो सुटेबल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। उसके लिए मैंने कहा कि जो भी कर्व का इक्वेशन होता है ना, जो भी कर्व का इक्वेशन होता है वो एक साइड पर होना चाहिए, लेफ्ट पे या राइट पर। तो अब लेफ्ट साइड पर क्योंकि x² + 4 ऑलरेडी मौजूद था तो मुझे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो लेफ्ट साइड जो है वो भी y है, राइट साइड भी y, इसलिए y इक्वल्स टू x² + 4 भी बनाना पड़ेगा और y इक्वल्स टू 6x भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि y इक्वल्स टू x+4 कर्व का इक्वेशन है और ये ऑलरेडी बना हुआ है। लिहाजा एग्जामिनर कहता है खाली सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऐड करो सॉल्व करने के लिए, और वो सुटेबल स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन क्या होगा पूछता भी ये बात होगा, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट we need to draw to solve the following equation. So the equation of the line is y equals to 6 - x, ये होगा equation of the line। अब ये बिल्कुल मैंने पहला सवाल करवाया है, सिंपलेस्ट पॉसिबल केस हो सकता है कि आपके पास जो इक्वेशन होगा उसके अंदर ऑलरेडी एक साइड पे ऑलरेडी कर्व की इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में मौजूद है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्योंकि इक्वेशन ऑफ द कर्व मौजूद है, लिहाजा लेफ्ट साइड y इक्वल्स टू x² + 4 कर्व की इक्वेशन हो गया, जो कर्व की इक्वेशन हो गई जो कि बना हुआ है, और राइट साइड पे y इक्वल्स टू 6 - x है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जो कि हम बना सकते हैं। अच्छा सर आपने कैसे सिखाया था लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना। तो लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, दो से भी काम हो जाता है। तो आप दो से भी ट्राई करेंगे काम हो जाएगा, कभी एग्जैक्ट चाहिए 3 ले लें। मैंने यहाँ पर कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो 2 पॉइंट्स हमें लेने होते हैं ना, उसमें बहुत फायदा होता है अगर हम x0 लेकर y निकाल लें और y0 लेके x निकालें। अच्छा x की वैल्यू -1 0 1 ये लेकर भी आप 3 y's निकाल सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालें लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व में अगर x0 डालेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन में सॉरी x0 डालेंगे तो y6 आ जाएगा, तो 0,6 एक पॉइंट हो गया, प्लॉट कर दें 0,6। फिर अगर आप y0 रखते हैं तो 6 - x = 0 से x = 6 आ जाता है, तो 6,0 आ गया, तो 6,0 प्लॉट कर दे। अब एक पॉइंट 6,0 हो गया, एक पॉइंट 0,6 हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लें आपकी लाइन बन गई। तो मिनिमम 2 पॉइंट से लाइन बन जाती है, बट ज्यादा एक्यूरेसी अगर चाहिए तो 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। उसके अलावा आप देखिए अगर कोई बंदा x2 डालता खुद से, तो x2 पे y आता 6 - 2 4, 2,4 को प्लॉट करता ये पॉइंट आ जाता। तो कोई बंदा -2 पोटेन करता तो -2 पोटेन करें यहाँ पर 6 - -2 +8 हो जाएगा, तो -2,8 पुट कर देते तो एक पॉइंट ये आ जाता। एक ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चार चार पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो भी लाइन बन गई। यही काम 2 पॉइंट से भी हो रहा था। तो प्रिसिशन के लिए आप 2 से ज्यादा ले लें, वैसे 2 से भी काम हो जाता। तो पता ये चला कि सबसे पहले जब हमें ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अच्छा फिर मैं कह रहा था सॉल्व करने का मतलब क्या है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप ड्रॉ करके सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज निकालो। अब एक्स की वैल्यूज कौन सी वाली होंगी, जहां कर्व और लाइन मिल रहे हैं।
अब देखें कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक है -2, और कर्व और लाइन का एक और इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 पर। इसका मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज x इक्वल्स टू -2 एंड वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज x इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस हो गए मेरे पास वो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 1 हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 6 माइनस एक्स के बराबर कब कब है? x-2 है तब भी बराबर है, या अगर x1 है तब भी बराबर। तो x की दो वैल्यूज आ गई। तो क्या स्टेप्स हुए? ग्राफिकली जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, लेफ्ट साइड पर इक्वेशन कर्व होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो प्लस माइनस करके ऑब्टेन करें। राइट साइड पर जो बचे उससे इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन को पहले लिख लें, लिखने के बाद एक टेबल बनाएं, एक्स की चंद वैल्यूज लें, वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। या ये भी कर सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लें, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो कर लें, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो कर लें। तो एक दफा एक्स जीरो डालें तो वाई आ जाएगा, एक दफा वाई जीरो डालें तो एक्स आ जाएगा। ये भी तरीका बताया। एक दफा कोऑर्डिनेट्स आ गए, लाइन को आपने प्लॉट कर दिया। लाइन को प्लॉट करने के बाद लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नोट किया। पॉइंट्स को नोट करने के बाद उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लिया। जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वही मेरे सॉल्यूशंस होंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। किस तरह से ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, ये बात एग्जांपल नंबर 1 से कुछ हद तक समझ आई है। जरा मुझे एक्नॉलेजमेंट दे तो मैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। एक्नॉलेजमेंट देंगे तो फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई बिला झिझक पूछ लिया करे। मेरी कोशिश होती है कि सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े, मैं इतना वेल एक्सप्लेन करूँ, बट फिर भी कोई ऐसी बात है जो आपको कंफ्यूज करती है तो आप पूछ लें, बिल्कुल ना झिझका करें। कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि सर क्या सोचेंगे, मैं इतना बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। नथिंग लाइक दैट। सर का काम ही समझाना है, सर समझाएंगे, आप पूछें कुछ पूछना है। कोई कुछ पूछता नहीं है इसका मतलब सब समझ आ रहा है। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बिला झिझक पूछ, वरना फिर क्लियर लिख दें। क्लियर लिख देना, या तो कुछ पूछ लें या क्लियर लिख दें। क्लियर लिखने में कितनी देर लगती है? क्लियर लिखने में क्यों कंजूसी करते हैं? जल्दी लिखें। अच्छा जी चलें, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ तक ले लें पहले आप। नोट्स तो मैंने आपको भेजे हुए हैं, खैर सही है, वो मसला नहीं है, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया आपको मैंने। अच्छा, मैं छुपाना जरूरी था कि अगला सवाल कर सकूं। सब देखें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू -x² + 9। और कर्व की इक्वेशन यहाँ पर बना हुआ है, नहीं तो आप बना सकते हैं, टेबल बना होगा तो। बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन टू अ ग्राफ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके सामने एक इक्वेशन नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उसूल ये बताया कि जो भी कर्व का इक्वेशन होगा उसको इक्वेशन की एक साइड पर होना चाहिए। सवाल, क्या पार्ट ए में ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व एक साइड पर मौजूद है? जी हाँ। लेफ्ट साइड पर हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व नजर आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी वाई होगी और राइट साइड भी वाई होगी। जब लेफ्ट साइड पर इक्वेशन ऑफ द कर्व मौजूद है तो वो तो बना हुआ है। वाई को -x² + 9 को बनाना था, वो तो बना हुआ है। वाई को 3 को ड्रॉ करना था, वो नहीं बना हुआ। तो वाई को 3 कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपको बताया था, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। तो वाई को 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बन जाएगी। यहाँ बनने के बाद इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स नोट हो जाएंगे। 2.5 आ रहा है, यहाँ से -2.5। तो पहला पार्ट के लिए y = 3 की आपकी लाइन ड्रॉ होगी, और y = 3 की लाइन जहां जहां कर्व को मिलेगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट नोट हो जाएंगे, -2.5 +2.5। अच्छा, अब दूसरा पार्ट अगर देखें, दूसरे पार्ट में क्या मौजूद है? लेफ्ट साइड पर इक्वेशन -x² + 9 मौजूद है? नहीं मौजूद। जब मौजूद नहीं है तो अब क्या करें? मौजूद नहीं है तो अब लाना पड़ेगा ना भाई। अब देखिए -x² + 9 है, एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स को तो पहले खामोशी से वहां भेज। यहाँ हो जाएगा -x² + 5 = -x। फिर आपने कहा भाई चलो -x² + 9 चाहिए था, -x²+5 है, किस चीज की कमी है? क्या अभी भी लेफ्ट साइड पर इक्वेशन मौजूद है जो कर्व का बना हुआ है? आपने कहा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा मुझे बताएं। अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पर -x² + 9 आ जाए तो व्हाट शुड आई डू? थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, आई जस्ट वांटेड टू लिसन। चैट पे टाइप करें, व्हाट शुड आई डू?
-x² + 9 बनाने के लिए क्या करना होगा? जी कोई तो बताए, कोई तो बता दे। -x² + 9 चाहिए और अभी -x² + 5 मौजूद है, क्या कमी नजर आ रही है? कोई कमी नजर नहीं आ रही? सारे सुन बैठे हैं, +4 की कमी है भाई, क्या हो गया? -x² + 9 चाहिए और यहाँ -x² + 5 है, तो +4 की कमी है। तो लेफ्ट साइड पे भी +4 करेंगे, राइट साइड पे भी +4 करेंगे। मैंने कहा था ना, अगर कोई कमी होगी तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कमी थी तो +4 करने से कमी पूरी हो जाएगी। तो जब +4 करूंगा तो लेफ्ट साइड पे -x² + 9 आ जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा -x + 4। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है ना वो -x² + 4 हो जाएगी। फिर इसको मैं प्लॉट कर लूंगा तो देखेंगे, ये भी वाई वाई को 3 की लाइन बनाई, मैंने वाई को 3 की लाइन ड्रॉ की है और मैंने उसकी वैल्यूज निकाली हैं कि एक आ रहा है मेरा -2.5, एक आ रहा है 2.5। मेरे पास आंसर आ गया x -2.5 और x 2। पहला पार्ट बताया था। अच्छा सेकंड पार्ट में मैंने कहा था कि पहले तो आप -x को वहां भेज दें, मैंने भेज दिया। फिर आपने कहा भाई क्या कमी है, +4 की कमी है, तो +4 यहाँ भी कर दिया, +4 यहाँ भी कर दिया। अभी -x² + 9 हो गया जो ऑलरेडी बना हुआ है, y = -x²+9 कर्व, और y = -x²+4 बनाना है। अच्छा y = -x+/4 की लाइन बनाने के लिए 3 पॉइंट्स ले लें, तो मैंने -2, 0 और 2 ले लिया। -2 डाला तो 6 आया, लेकिन डालें -2 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6। -2 पे आ गया 6, फिर 0 पे आ गया 4, फिर 2 पे आ गया 2, ये वाला 2, 2 ये वाला। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, लाइन बन गई। जो लाइन मैंने इस वक्त बनाई हुई है किसकी लाइन है? ये y = -x + 4 की लाइन है। y = -x + 4 की लाइन है, y = -x + 4 की लाइन है, ड्रॉ कर दी। अब जो लाइन मैंने इस वक्त ड्रॉ की है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स नोट कर लें। तो ये लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दफ़ा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है 2.5 और 2.5 और 3 के दरमियान, 2.75। और एक दफ़ा यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये आ रहा है -1.75। तो -1.75 और 2.7, दो आंसर्स आ रहे हैं। नोट कर लिया आपके पास आंसर? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अच्छा इस बात को समझाने के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि y = 2x² + 5x + 3 और तो सबसे पहले कहेगा ड्रॉ द कर्व, कर्व ड्रॉ हो जाएगा। कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली बाय एडिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन लिखा हो या ग्राफिकली सॉल्व द इक्वेशन लिखा हो, उसका एक ही मतलब है। अब आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ था 2x² + 7x - 8 = 0। अब आपका दिल चाहा कि आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, वो नहीं हुआ तो आपने कहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। यूजुअली तो हम यही करते हैं, फैक्टराइजेशन या मिडिल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूजुअली यूज नहीं करना चाह रहे होते हम, तो लंबा होता है वो। तो अब क्या किया जाए? तो ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं। हमें एल्जेब्रिकली नहीं सॉल्व करना, हमें लिखा हुआ है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसलिए इसका मतलब होता है सुटेबल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिसके लिए सुटेबल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। उसके लिए नसीहत सर सुफियान की फॉलो करनी होगी। वो नसीहत क्या कही सर सुफियान ने? कि जो भी इक्वेशन ऑफ द कर्व है जिसको आपने ड्रॉ किया हुआ है, या ऑलरेडी ड्रॉ है या आपने ड्रॉ किया था पहले पार्ट, उसको एक तरफ लाना है। अब आपने कहा मुझे 2x² + 5x + 3 चाहिए, क्या यहाँ पर 2x² + 5x + 3 है? आपने कहा नहीं। अब आपने सोचा 2x² चाहिए था, 2x² है, आपने कहा यस। आपने कहा 5x चाहिए था, 5x है, आपने कहा नहीं 7x है, ज्यादा है, 2x ज्यादा है। 5x चाहिए था, 7x है, 2x ज्यादा है, तो आपने कहा नहीं मुझे तो 5x बनाना है, मैं क्या करूंगा? मैंने कहा एक काम करता हूँ, 5x बनाने के लिए 7x में से 2x माइनस कर दूं। फिर आपको याद आया कि सर ने ये भी कहा था कि इक्वेशन की दो साइड्स होती है, जो काम लेफ्ट साइड पे किया जाए वो राइट पे भी करना पड़ता है। तो राइट पर तो 0 मौजूद था, जब लेफ्ट साइड पर आपने -2x किया तो राइट साइड पे भी -2x कर। अच्छा फिर आपको नजर आ रहा था -8 है और यहाँ +3, आपने कहा -8 को +3 कैसे बनाऊं? आपने कहा पहले -8 को खत्म करने के लिए +8 करना पड़ेगा और फिर +3 लाने के लिए +3 और करना पड़ेगा। तो -8 में +11 करना पड़ेगा। तो आपने कहा -8 में +11 हम लेफ्ट साइड पे करेंगे
तो +11 राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पर -2x किया और +11 किया, तो लेफ्ट साइड पर 2x² + 5x + 3 नजर आ गया, जो कि कर्व की इक्वेशन है, जिसकी बेसिस पे आपने कर्व बनाया हुआ है या बना हुआ होगा ऑलरेडी, या आपने पहले पार्ट में बना लिया होगा। राइट साइड पर तो पहले 0 था, लेकिन क्योंकि मैंने -2x और +11 किया, तो राइट साइड पर अब -2x + 11 है। तो y = -2x + 11, ये वो इक्वेशन है जिसको अगर आप प्लॉट करेंगे, y = -2x + 11 को अगर आप प्लॉट करेंगे, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और वो स्ट्रेट लाइन जो है इस कर्व के साथ जहां जहां इंटरसेक्ट करेगी, उन उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स नोट करके दे देंगे, और वही एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके सोल्यूशन होंगे। ये एक और एग्जांपल था जिसके अंदर हमें और ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, एक तरफ हमें कोई अदर कर्व लाना होता है जिसे हमने खुद बनाया हुआ है या उसने बना के दिया, और फिर उसको, वो अगर अचीव नहीं है तो उसको अचीव करने के लिए कुछ प्लस माइनस करना होगा, और अगर प्लस माइनस जो भी लेफ्ट साइड पर करना होगा वही राइट साइड पर भी करेंगे। फिर जो एंड में राइट साइड पर बचेगा उससे एक ऑफ द लाइन आ जाएगी, उसको प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम 2 या 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर है कि हम 3 पॉइंट्स दें ताकि एग्जैक्ट एक्यूरेट ज्यादा बेहतर लाइन बने। 3 पॉइंट्स की वजह से लाइन बनाने के बाद जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे कर्व लाइन के, उसको नोट करेंगे, और उस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट्स को आंसर में दे देंगे अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करने का कहा गया है तो। इस बात को समझाने के बाद मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो मैं बात बताना चाह रहा था, क्या वो क्लियर हो गई है? स्क्रीनशॉट ले लें बराए मेहरबानी, और मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दे दें, क्योंकि ये वो एस्पेक्ट है जो कि आ रहा होता है, हमें समझ आना चाहिए यहाँ से। किसी भी हवाले से कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी हो तो वो पूछ सकता है प्लीज, नहीं तो क्लियर जरूर लिख दें। जितने स्टूडेंट्स वक्त मौजूद हैं वो सब एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यस वी हैव अंडरस्टूड। वलीद यही तो बता रहा था इक्वेशन कैसे निकाला, कब से यही तो समझा रहा हूँ बेटा, कि ये दिया हुआ था ऑलरेडी, और फिर मुझे एक तरफ ये लेकर आना। 7x मौजूद था, 5x बनाने के लिए 2x माइनस करना पड़ा। -8 मौजूद था, +3 बनाने के लिए +11 करना। मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक तरफ इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाए, जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो पहले पार्ट में उसने मुझसे ड्रॉ करवाया हुआ है या उसने खुद बना के दिया हुआ है। उसके लिए मैंने 7x में 2x माइनस किया और -8 में +11 किया। जो काम मैंने लेफ्ट साइड पर किया वही काम मैंने राइट साइड पर भी किया। तो लेफ्ट साइड पर करने की वजह से लेफ्ट साइड पर वही इक्वेशन आ गया जो इक्वेशन ऑफ द कर्व था, जो कि मैंने बनाया हुआ है। और राइट साइड पर हमारे पास जो बचा उसके थ्रू मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई, और फिर इक्वेशन लाइन को इस्तेमाल करके टेबल बनाऊंगा, उसको प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर लूंगा, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उससे एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। जी वही कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है क्यूबिक कर्व। क्यूबिक कर्व का मैंने कहा ना कि क्यूबिक कर्व की आईजीसीएसई में भी स्केचिंग आती है। और याद रखें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है ना, अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट >0 है, तो ऐसा शेप बनता है। पहले ऊपर जाता है कर्व, एक टर्निंग पॉइंट आता है, फिर नीचे आता है, दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है, फिर ऊपर जाता है। और अगर एक्स ए का a <0 है, अगर a <0 है तो फिर वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये कैसे स्केचिंग करते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए जाते हैं, और पहले तो शेप आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद यूजुअली जिस फॉर्म में सिखाई जाती है स्केचिंग, वो फॉर्म ये वाली होती है। y = a, x - b या x+b, x+c, x+, ये वाली फॉर्म। जैसे क्वाड्रेटिक में अभी हमने देखी थी ना, y = a, x+b, x+c। मैंने कहा था x+b, x+c तो रूट्स की बेसिस पर ही आ जाती है।
अगर इक्विनोमिक कर्व निकालना था तो यहाँ तो मैं कह रहा हूँ दिया हुआ है मिसाल, दिया हुआ है तो अगर मैं मिसाल है ये फॉर्म दी हुई है ना, तो इससे मेरी स्केचिंग बहुत आसान हो जाती है। ये प्रॉपर एक लेक्चर है, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन का क्यूबिक कर्व का लेक्चर, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो सब देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। वो जो है वो IGCSE में उसके सवाल नजर आए, वो रोज में नजर नहीं आए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अच्छा, अब यूजुअली तो ये होता है कि दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, मिनिमम है या मैक्सिमम में एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्यूबिक में दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो पहले ऊपर फिर नीचे, या पहले नीचे फिर ऊपर। तो एक टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है, और यहाँ एक मिनिमम होता है, यहाँ एक मैक्सिमम होता है, टर्निंग पॉइंट्स दो होते हैं। लेकिन अगर क्यूबिक कर्व भी बिल्कुल बेसिक फॉर्म में है ना, y = x³ है या y = -x³ है, तो उसका शेप ऐसे बनता है, मतलब कुछ प्लस प्लस नहीं होगा। देखिए यहाँ तो क्या है, ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए क्यूबिक पूरा इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है, बट इसमें क्वाड्रेटिक वाला भी है, x⁻1 वाली चीज भी है, x³ भी है। सिर्फ प्योरली अगर क्यूबिक x³ है ना, कुछ और नहीं है, तो फिर ऐसे शेप बनता है। अगर x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसे यानी कि ये वाला a या ये वाला a पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाया जाएगा, टर्न होगा और फिर वापस ऊपर ही जाता रहेगा। ये तो ऊपर जाके नीचे आता है ना, फिर ऊपर जाता है। दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इसमें, टर्निंग पॉइंट भी आप देखें एक ही होता है, यहाँ टर्न होता है और टर्न होके भी ऊपर ही रहता है। पहले ये टर्न होता है, फिर यहाँ पहुंच के दोबारा टर्न होता है। तो इसीलिए जो है ना, ये क्यूबिक कर्व बेसिक क्यूबिक कर्व है। y = x³ का कभी आपको ऐसा होता है ना, इक्वेशन दिया हुआ हो और आपको बोले बताओ कौन सा शेप है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, तरीका क्या चेक करने का, ये भी देख लें, x³ है तो -1 डाल के देखें, तो -1 का क्यूब होगा -1, -1 पे -1 प्लॉट हुआ है, आपने कहा जी हाँ। जीरो देखें, 0 पे 0 आ रहा है, जी हाँ। 1 पे 1 आ रहा है, जी। 1 डालें तो 1 पे 1³ 1 होता है, 1 पे 1 आ रहा है, जी हाँ। जब भी आपके सामने इक्वेशन हो तो एक्स की चंद वैल्यूज डालकर चेक कर, एक्स की वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब y - 1 आ जाएगा, तो -1, -1 एक पॉइंट हो गया। फिर 0 डालेंगे तो 0, 0 दूसरा पॉइंट हो गया। फिर x1 डालेंगे तो 1³ = 1, तो 1, 1 तीसरा पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका कर्व बन जाएगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर ले, जैसे कर्व का पूरा शेप आ गया। अच्छा, y = -x³ होगा तो वो ऊपर से शुरू होकर नीचे आ रहा होगा, पहले टर्न होगा, फिर दोबारा टर्न होते हुए नीचे ही जा रहा होगा। सिर्फ x³ और -x³ है ना, तो ऊपर जाएगा, टर्न होगा, और टर्न होते हुए फिर दोबारा ऊपर ही जाएगा। और जब ये वाला -x³ वाला है तो नीचे आएगा, टर्न होगा और फिर नीचे ही आएगा। जबकि अगर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, तो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। और अगर ए पॉजिटिव होता है तब, और अगर ए नेगेटिव होता है, चाहे x³ का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, चाहे यहाँ ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट के साथ नेगेटिव हो, तो पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है। यहाँ मैंने प्लॉट करके भी देखा कि अगर y = x³ का प्लॉट करता हूँ, तो देखिए -3 पे -27, -2 पे -8, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27। तो x जब बढ़ रहा था तो आप देख रहे हैं y बढ़ रहा था, 0 पे 0 हुआ, फिर मजीद x बढ़ा तो फिर भी y बढ़ा, तो इसमें बढ़ ही रहा है। और इसमें x बढ़ता रहा, y कम हुआ, और फिर x मजीद बढ़ा तो y मजीद कम हुआ। प्योर x³ y = x³ है तो बढ़ रहा है और फिर वापस आगे भी बढ़ रहा है, -x³ में कम हो रहा है, फिर दोबारा भी कम, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। पहले बढ़ रहा होता है, फिर कम हो रहा होता है, फिर बढ़ रहा होता है अगर ए पॉजिटिव, पहले कम हो रहा होता है, फिर बढ़ रहा होता है, फिर कम हो रहा होता है अगर ए नेगेटिव। सही, तो ये कोई इतना मसला नहीं है, ये वैसे भी रटना नहीं पड़ता आपको। आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व होता है, टेबल बना हुआ होता है, एक्स की वैल्यूज डालते हैं, प्लॉट करते हैं, काम हो जाता है। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, मुझे कैसे याद रहेगा, क्या होगा। कोई ऐसा इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन ये है नहीं। टेबल होता है, एक्स की वैल्यूज दी हुई होती हैं, आप प्लॉट करते हैं, कर्व बन जाता है। मैं फिर भी मैं हर कर्व का आइडिया दे रहा हूँ कि अगर प्योरली x³ और -x³ का ग्राफ है तो कैसा होगा, ताकि कभी कोई चीज एक दो नंबर के लिए आपसे पूछी जाए तो आपके जहन में चीजें हो। अच्छा, अब वो जो मैंने सबसे पहले लिखा था ना कि y = ax⁻n विद x -2 -1 0 1 2 3, वो बातें मुकम्मल हो गई कि -2 -1 0 1 2 3 सारी पावर्स मैंने आपके सामने रख दी। 3 से ऊपर तो है ही नहीं। अब होता है ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक चीज होती है जो कि हम देखते हैं, जिसका सवाल भी आ रहा होता है। तो पहले तो ये मुझे ये लास्ट चीज है जो ग्राफ्स के अंदर समझने की, उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी टेंजेंट्स की ड्राइंग है,
by drawing a suitable tangent find the gradient of the curve at the point x equals to 2। तो काइनेमेटिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुश्किल होगी। काइनेमेटिक्स में ये बात मैंने बताई कि अगर आपको किसी पॉइंट पे भी ग्रेडियंट निकालना है तो उस पॉइंट पे, मिसाल x2 पे आपको ग्रेडियंट निकालने का कहता है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट व्हेन x इज 2, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पे कट करती हुई निकल जाती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाती है। और टेंजेंट बनाने के बाद टेंजेंट पे दो पॉइंट्स लेते हैं और दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेकर अगर उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है वही कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट होता है। तो कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए आप टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालेंगे, सब सॉरी, कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए कर्व के जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है, बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। काइनेमेटिक्स में ये बात आपको बताई गई है कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। लिहाजा किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालने के लिए उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट पे दो पॉइंट्स लेंगे और दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेकर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाएंगे तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। जो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट होगा वही ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर टेंजेंट बनाएंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन। क्या ये बात काइनेमेटिक्स में आपको बताई गई थी? क्या आप ये बात से वाकिफ हैं या नहीं, ये बताएं। बात समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? एक एक्नॉलेजमेंट दें जरा, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले कि बच्चों को कहाँ तक पता है क्या नहीं पता। ये बात हमने काइनेमेटिक्स में देखी है ना? आप लोग के जहन में है ना, काइनेमेटिक्स में ये बात बताई थी ना? बस याद रखें, टेंजेंट वाला काम ना ग्राफ्स और फंक्शन में आपको बहुत ज्यादा फेस होगा। काइनेमेटिक्स में चंद सवालात में था, यहाँ हर अगले सवाल में होगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इक्वेशन जो मैंने कहा था लास्ट है, वो देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का उसूल जहन में बिठा लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो एक्स जो ए एक्स पावर एन वाले थे ना, जिसमें -2 -1 0 1 2 3 था, वो सारी डिस्कस करने के बाद मैंने ये भी बताया था उसमें कॉम्बिनेशन भी होते हैं। फिर रेसिप्रोकल के साथ बाज़ औक़ात लीनियर वाली चीज मिक्स हो जाती है, क्वाड्रेटिक वाली मिक्स हो जाती है, अलग अलग इक्वेशन आ सकते हैं जिसके शेप हम याद नहीं कर सकते। तो वहीं हम हमें जो एक्स की वैल्यूज दी होती है हम पुट इन करते हैं, वाई की वैल्यूज आती हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमारा काम हो जाता है। याद नहीं कर सकते हम उस चीज को हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम अप्लाई करना जान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाँ तो वो तो एक अलग होगा। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसकी पावर में वेरिएबल आ जाए, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल इज अ पावर, या देयर इज अ पावर, देयर इज अ वेरिएबल इन द पावर। यस, अ फंक्शन इन विच देयर इज अ वेरिएबल इन द पावर। जिस फंक्शन के वेरिएबल में पावर, जिस फंक्शन की पावर में वेरिएबल आ जाए। नॉर्मली तो एक्स बेस होती है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। अभी हमने देखा ए एक्स पावर एन, एक्स वॉज द बेस, वाई इक्वल्स टू ए एक्स पावर एन। ये एक्स बेस कहलाती है, एन इज द पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ये आपको इंडाइसिस में भी सिखाया गया था। ये एक्स बेस की जगह होता है, नीचे होती है एक्स। बट अगर एक्स ऊपर चला जाए, पावर में एक्स चला जाए, तो ऐसा फंक्शन जिसकी पावर में वेरिएबल आ जाए, पावर में एक्स आ जाए, ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। और अगर इससे इक्वेशन बनाया जाए, मतलब वाई जीरो करके इक्वेशन बने, तो ऐसे इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, इसकी पावर में वेरिएबल होता है। बस इंशाल्लाह हम खत्म कर रहे हैं क्लास, 5 मिनट्स लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद क्लास खत्म है। तो थोड़ा सा रुक जाए, फिर एक साथ ही ब्रेक ले लेंगे, सही है? खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब समझ लें पहले y इक्वल्स टू के ए पावर एक्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट। एक्सप्रेशन हमारी बस एंड पर है, ये लास्ट चीज है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो y इक्वल्स टू के एक्स वेयर के इज अ कांस्टेंट, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको बताया था ना, रेसिप्रोकल फंक्शन में दो एसिम्प्टोट्स होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और दो हिस्सों में ग्राफ बनता है। ग्राफ तो यहाँ पर एक ही हिस्से में बनता है, बट एसिम्प्टोट एक होती है और वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर कोई चीज, कोई और मजीद चीज नहीं है, यूजुअल जनरल आसान वाली चीज है, तो y इक्वल्स टू के ए एक्स है और आगे कोई प्लस बी वगैरह नहीं होना। ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिंपल बात कर रहा हूँ। अगर y इक्वल्स टू के ए एक्स है और आगे कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो हमारी एसिम्प्टोट का इक्वेशन होगा एक्स एक्सिस, और एसिम्प्टोट विल बी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस अगर हमारी इक्वेशन एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट वो लाइन होती है कि कर्व जिससे बहुत करीब हो जाता है बट उसे कभी मिलता नहीं।
तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द कर्व विल नॉट मीट द एक्स एक्सिस, द कर्व्स विल गेट वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट विल नेवर मीट देम, but will never meet the x-axis. The x-axis is therefore the horizontal asymptote. अच्छा, अब होता ये है कि अगर तो y इक्वल्स टू 3 पावर x, मतलब कोई पावर के अंदर पॉजिटिव x, मतलब माइनस x नहीं है, प्लस x, तो इस केस में हम देखते हैं कि x बढ़ाते जाएंगे तो y बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके भी हमने यूनिट 1 में देखा है, अगर आपको याद है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके की वर्कशीट भी हमने आईजीसीएसई की देखी। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना के क्या मतलब होता है कि भाई शुरू में थोड़ा थोड़ा ग्रो करना और अचानक से फिर बहुत तेजी से ग्रो करना। लेकिन शुरू में तो एक्स के चेंज से वाई इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, फिर अब थोड़े से चेंज से भी वाई में बहुत सब्सटैंशियल चेंज आ रहा है। जैसे टू जीरो डाला था तो वन था, एक्स वन हो गया था, देखिए यहाँ देखें ना, -3 पे 1/27, -2 पे 1/9, -1 पे 1/3, इतना कोई चेंज नहीं आ रहा। हर एक चेंज पे इतना कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर 0 पे 1 कोई इतना चेंज नहीं आया। अब जब 0 से 1 हुआ है तो सीधा 3 हो गया, 2 हुआ है तो सीधा 9 हो गया। अब देखिए कितना कितना चेंज आना शुरू हो गया। ये कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोरोना जब आया था तो ये कहते थे ना एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो पहले 1 से 2 को लगा, फिर 2 से 4 को हुआ, 4 से 8 को हुआ, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं ना, मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है। तो अगर तो एक्स एक्स ऊपर लिखा हुआ है और पावर पॉजिटिव है, लिहाजा एक्स बढ़ाने पे अगर वाई बढ़ रहा है तो फिर ये इस तरह से शेप बनेगा। तो कर्व बहुत नीचे से शुरू होगा, एक्स एक्सिस को लेकिन टच नहीं करेगा। सही है, ये मैंने बनाया हुआ अलग से ग्रीन, ये यहाँ पर ऐसा इम्पैक्ट दिख रहा था कि टच कर रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता। एक्स आप जितना भी कम कर दो, देखो ना माइनस, अल्हम्दुलिल्लाह हेडफोन ही गिर गया जनाब। बात क्या कर रहा था कि पावर अगर मिसाल है -4 है या -5 है या -6 है, तो एक्स कम होने से कभी भी आपका वाई जीरो नहीं होगा ना, नेगेटिव में जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि शायद कैलकुलेटर आपको खुद भी कहे 0.0001 एक वक्त आके आपको अगर -100 वगैरह करते हैं तो वो जीरो भी दिखा दे आप। तो कैलकुलेटर की भी एक औकात है ना वैल्यूज दिखाने की, वो औकात क्रॉस हो जाएगी तो वो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि एजिम्टोट है एक्स एक्सिस, और कभी एक्स एक्सिस से मुलाकात हो नहीं सकती। कर्व ऊपर ही ऊपर है, ऊपर कर्व था और फिर जैसे एक्स बढ़ता चला गया, आप देखिए वाई बढ़ता चला गया एक्सपोनेंट। तो ये शेप होता है एक्सपोनेंशियल। कभी इक्वेशन आ जाए और आपको बनाना हो तो शेप का आइडिया होना चाहिए, पहले से पढ़ा हुआ होता है तो जहन में आता है, अच्छा सर ने कहा था पावर में अगर वेरिएबल आए तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है, तो ये तो मुझे एग्जामिनर ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे दिया, क्या मसला है भाई, टेबल बनाया हुआ एक्स की वैल्यूज डालते जाए, जो टेबल इस तरह का बनेगा उसको बेसिस पे प्लॉट कर दें, प्लॉट करने के बाद ऐसा शेप आ जाएगा, आप मुतमईन होंगे। आपने कहा हाँ सर ने भी पढ़ाया था। कोई चीज पढ़ी भी नहीं होती ना तो फिर मुश्किल लगती है। अच्छा, और अगर 3 पावर -x है तो उसमें क्या होगा, ऊपर से आएगा नीचे जाएगा, समझ लें उलट हो जाएगा। -3 पे डालेंगे, यहाँ पर -3 रखेंगे तो 27 आएगा, -2 रखेंगे तो 9 आ रहा होगा, -1 रखूंगा तो 3 आएगा, 0 पे 1 आएगा, फिर +1 पे 1/3 आ रहा होगा, +2 पे 1/9 आ रहा होगा, +3 पे 1/27 आ रहा होगा। तो ये उलट हो जाएगा साथ, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ लें इन द वाई एक्सिस। ये वाली चीज वहां चली गई, ये वाली वहां चली, ये वाली चीज जो है ये हो गई। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन गया एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था एक्सपोनेंशियली कम हो रहा, जो हमने यूनिट 1 में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डीके देखा था। सही है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो होते हैं जिसकी पावर में वेरिएबल आ जाए और उसका शेप या तो ऊपर जाने वाला होता है या नीचे आने वाला होता है। या वैसे तो और भी शेप्स होते हैं जिसमें वो यहाँ यूं जाता है या बाज औकात वो यूं आता है कि एसिम्प्टोट जो है वो ऊपर की तरफ होती है और यहाँ एसिम्प्टोट ऊपर की तरफ होती है एक्स एक्सिस। तो इस तरह के शेप्स भी आते हैं, बट यूजुअली हमने इसी तरह के देखे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पे बात नहीं करूंगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा जैसा भी शेप हो, अगर मिसाल है कभी आपने एक टेबल बनाया और टेबल बनाने के बाद -3 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -2 पे नेगेटिव कम वाली आ रही है, -1 पे और नेगेटिव आ रही है, 0 पे कोई वैल्यू आ रही है, तो आप उसको प्लॉट करके कर्व बना दो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा टेबल बनेगा वैसा करने की जरूरत। ये एक्सपोनेंशियल की बात होगी। सही है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में एसिम्प्टोट होती है, एक्स एक्सिस होती है, बल्कि बाज़ औक़ात अगर कुछ प्लस माइनस हो जाए तो एक्स एक्सिस के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो y = 0 होता है। तो y = 1, y = 2, y = -1, ये भी एसिम्प्टोट्स हो सकती है। बट इतनी वेरिएशन, इतनी कॉम्प्लिकेशन हमने देखी भी नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं। अगर कोई इक्वेशन आएगा, हम टेबल बनाएंगे, टेबल बना हुआ होगा, हमें पुट इन करनी होंगी वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट करके हमारा कर्व का शेप बन जाएगा। वो ऐसा शेप बनेगा कि वो एक लाइन से मुड़ रहा होगा, वो एसिम्प्टोट होती है वो लाइन।
यूजुअली एक्स एक्सिस होती है, बट अगर कुछ प्लस माइनस हो तो कोई और भी हो सकती है। बट मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बताने को इसमें ए ए लेवल्स के अंदर हमारा एक टॉपिक है, उसमें मैं बहुत तफसील से ये बातें बताता हूँ, बल्कि ओ लेवल एडवांस के अंदर भी तफसील से बताता हूँ, बट यहाँ इतनी तफसील है नहीं, कंफ्यूज करने का बच्चों को फायदा नहीं। अच्छा, फिर मैंने ये बात बताई कि कभी कभार ग्राफ में वो कहता है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल द एक्सिस फ्रॉम 100 till 200। अब बच्चा कहता है सर मेरे पास क्या ऑप्शन है। पहले जब ग्राफ पेपर हुआ करता था तो हम ये बात बताते थे कि 0 से 100 पे जाने के लिए डायरेक्ट जंप मारना है ना, तो एक हार्ट बीट की साइन बनाए, जर्क लाइन, जैगेड लाइन कहते हैं इसको। कोई इसको हार्ट बीट साइन कहता है, कोई जर्क लाइन कहता है, जैगेड लाइन भी कहा जाता है। तो इसको क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट आपको 0 से 100 तक पहुंचा देता था। बट अब मैं कहता हूँ ये भी सही नहीं है, रिकमेंडेड ये वाली चीज, ये रिकमेंडेड। रिकमेंडेड क्यों है कि भाई अगर आपको 100 से शुरुआत करनी है ना, तो आप एक्सेस को फॉल्स ओरिजिन करते हैं, इसको फॉल्स ओरिजिन कहते हैं। यूजुअली ओरिजिन आपका 0,0 होता है, लेकिन यहाँ पर फॉल्स ओरिजिन का मतलब ओरिजिन बन गया 100,0। हॉरिजॉन्टल की शुरुआत 100 से, वर्टिकल की शुरुआत 0 से। तो 100 से बढ़ते बढ़ते ये 100, 110, 120, 130 जाएगा। स्केल आपका लीनियर होना चाहिए, मतलब हर 2 सेंटीमीटर पे या 1 सेंटीमीटर पे अगर 10 यूनिट्स है तो वो कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। सेम वर्टिकल पे भी लीनियर स्केल फॉलो होना चाहिए। ये काम तो आप पहले भी करते रहे होंगे। बस इसको फॉल्स ओरिजिन कहा जाता है कि ज्यादा रिकमेंडेड है कि आपने कोई एक ब्लॉक भी जाया नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर गिवन होता है, डू नॉट वेस्ट इट, राइट। तो अब ये फॉल्स ओरिजिन वाली चीज आपको काम देती है। हमेशा याद रखें, ग्राफ का कोई भी सवाल हो, ऑलवेज यूज अ शार्पन्ड एचबी पेंसिल। एग्जामिनर सेज एचबी पेंसिल, एचबी का मतलब होता है हार्ड ब्लैक। जो बहुत क्लच पेंसिल्स होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, जो नजर नहीं आती, उसको अवॉइड करें। हार्ड ब्लैक पेंसिल यूज करें। अवॉइड यूजिंग अ पेन एज देयर इज ओनली वन सिंगल ग्रेड। बाज़ औक़ात बच्चे पेन से करके ग्रेड को तबाह कर देते हैं, फिर खाया जाता है हमने गलत कर दिया। फिर आप एग्जामिनर से ग्राफ पेपर मांग के भी अटैच कर दें, आपका पेपर जाया हो गया, नहीं आपके मार्क्स मिलेंगे, फिर ग्रेड तबाह हो जाता है। तो इसलिए ग्राफ के काम हमेशा पेंसिल से करें। यूज अ लीनियर स्केल ऑन ग्राफ पेपर फॉर बोथ द एक्सिस एंड राइट दैट स्केल प्रेफर्ड। बेहतर है कि स्केल लिख भी देंगे। 2 सेंटीमीटर ऑन द 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। याद रखें, एक जो ब्लॉक होता है ना 5 बाय 5 जिसमें होते हैं, वो एक 1 बाय 1 सेंटीमीटर का होता है। प्रिंट आउट जब करते हैं ना, तो उसमें आपको बाजू का 1 सेंटीमीटर से कम नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो A4 साइज पर होता है। पर जो केम्ब्रिज का पेपर होता है वो A4 से चौड़ा होता है, तो उसके अंदर आपको 1 बाय 1 ही नजर आएगा। तो घर पे अगर आप प्रिंट करके ईयरली सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको 1 से कम भी मिले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेंथ वो प्रिंटिंग की वजह से होता है। आप उसको एक ब्लॉक जो 5 बाय 5 ब्लॉक्स होते हैं, 25 ब्लॉक्स होते हैं, उसको 1 बाय 1 का माना करें। तो जैसे दो ऐसे ब्लॉक्स हो गए तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स हो गया। मिसाल है 0 के बाद डायरेक्ट 10 2 सेंटीमीटर के बाद आ रहा है। तो लीनियर स्केल फॉलो करें। अगर पहले 2 सेंटीमीटर में 10 है तो दूसरे 2 सेंटीमीटर में 10, अगले 2 सेंटीमीटर में 10, 10 10 10। ये नहीं हो सकता कि पहले 2 सेंटीमीटर में 10, अगले 2 सेंटीमीटर में 5, नहीं। लीनियर स्केल, linear scale on graph paper and write that scale and utilize the given grid as effectively as possible। मतलब अगर ग्राफ पेपर दिया हुआ है तो आपने इतना छोटा सा ग्राफ बना दिया, बाकी सब खाली पड़ा हुआ है, नहीं। स्केल ऐसा लें, अगर स्केल दिया हुआ है उसको फॉलो करें, वरना फिर ऐसा स्केल लें कि एटलीस्ट 70-80% ग्राफ ऑक्यूपाई हो जाए, ताकि थोड़ा अच्छा शेप आए, स्कैन होता है पेपर, आपका पिक्चर अच्छी नजर आए। तो एचबी हमेशा ग्राफ का काम पेंसिल से करना है, लीनियर स्केल फॉलो करना है, ग्रिड को यूटिलाइज इफेक्टिवली करना है। इन नसीहतों को फॉलो करते हुए ग्राफ करना है। एलएमएस पे इंशाल्लाह 500 के सवाल अपलोड हो जाएंगे, और उसकी बेसिस पर आप ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के जो ओ लेवल के 500 है पहले वो अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो है उसमें कोशिश करें बनाने की, मैंने बहुत सारे सवाल सॉल्व करवाए, उससे इस्तेफादा हासिल करें। और अपनी जनरल कंसर्न्स अगर ग्राफ्स के हवाले से कोई है तो मुझसे शेयर करें। अगली क्लास में इंशाल्लाह चीज़ों को मजीद आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ग्राफ्स के सवाल आपके सामने भी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, बट एफर्ट और प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। एफर्ट डालने की ज़रूर कोशिश करें, मेहनत करें। कि मसला कोई कन्फ्यूजन आए तो हमें हाजिर हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।